इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सदियां बीत जाने के बाद भी गूंजते रहते हैं, जिनकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है। जूलियस सीजर एक ऐसा ही नाम है। वो एक ऐसा इंसान था जो एक साधारण घर में पैदा हुआ, लेकिन जिसने अपनी बुद्धि, साहस और दूरदर्शिता से रोम की सत्ता को अपनी मुट्ठी में ले लिया। आज हम उसी इंसान की पूरी जीवन यात्रा देखेंगे, जन्म से लेकर उस अंतिम पल तक जब उसके सबसे करीबी दोस्त ने उसकी पीठ में छुरा घोंपा। सन 100 ईसा पूर्व रोम का एक साधारण मोहल्ला सुबूरा। यहाँ तंग गलियाँ थी, शोर था और आम लोगों की भीड़ थी। इसी मोहल्ले में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया गायस जूलियस सीजर। उसके पिता एक सम्मानित रोमन नागरिक थे, लेकिन ना कोई राजा ना कोई बड़ा जनरल। परिवार का नाम जूलियस था, जो रोम के पुराने कुलीन वर्ग से आता था, पर उस समय उस नाम में कोई बड़ी राजनीतिक ताकत नहीं थी। लेकिन इस बच्चे की माँ थी ऑरेलिया। ऑरेलिया कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उस युग में जब स्त्रियों की शिक्षा को कोई महत्व नहीं दिया जाता था, ऑरेलिया पढ़ी लिखी और तेज बुद्धि की थी। उसने अपने बेटे को घर पर ही यूनानी भाषा, दर्शन शास्त्र और वाक्य कला सिखाई। वाक्य कला यानी ऐसा कला कि कैसे बोला जाए, कैसे लोगों को अपनी बात मनवाई जाए। शायद यही वो नींव थी जिस पर आगे चलकर सीजर का पूरा राजनीतिक जीवन खड़ा हुआ। सीजर अभी जवान ही था कि रोम में एक तूफान आया। उसका नाम था सुल्ला। सुल्ला रोम का डिक्टेटर था, एक ऐसा शासक जिसके पास असीमित अधिकार थे और जो अपने विरोधियों को बिना मुकदमे के मृत्यु दंड दे सकता था। उसने एक सूची बनाई थी उन लोगों की जिन्हें वो खत्म करना चाहता था। सीजर की पत्नी कॉर्नेलिया सुल्ला के कट्टर दुश्मन की बेटी थी। सुल्ला ने सीजर को बुलाया और सीधे कहा, अपनी पत्नी को तलाक दो वरना अंजाम भुगतो। ये वो क्षण था जो बता देता है कि कोई इंसान किस मिट्टी का बना है। सीजर ने मना कर दिया। एक युवक ने रोम का सबसे ताकतवर आदमी को सीधे आंखों में देखकर मना कर दिया। सुल्ला ने उस पर मौत का आदेश जारी कर दिया। सीजर को रात के अंधेरे में रोम छोड़कर भागना पड़ा, पहाड़ों में छुपना पड़ा, महीनों तक। जब सुल्ला के करीबियों ने उसे सीजर को माफ़ करने की गुजारिश की तो सुल्ला ने कहा था, इस लड़के में बहुत सारे मारियस है। मारियस उसका सबसे बड़ा दुश्मन था, यानी सुल्ला भी समझता था कि यह बच्चा आगे खतरनाक बनेगा। सन 78 ईसा पूर्व में सुल्ला की मृत्यु हुई और सीजर रोम वापस लौटा। इस बार वो डरा हुआ नहीं बल्कि तैयार था। रोम वापस आकर सीजर ने वकालत शुरू की। वो बेहतरीन वक्ता था, तेज, स्पष्ट और प्रभावशाली। जनता उसे सुनने आती थी। धीरे धीरे उसका राजनीतिक कद बढ़ने लगा, लेकिन सीजर जानता था कि रोम की राजनीति में अकेले आगे बढ़ना मुश्किल है। उस वक्त रोम में दो बड़े ताकतवर लोग थे, पोम्पेई और क्रेसस। पोम्पेई महान सैन्य जनरल था जिसने कई युद्ध जीते थे। क्रेसस रोम का सबसे अमीर आदमी था जिसके पास धन था पर राजनीतिक प्रभाव सीमित था। सन 60 ईसा पूर्व में सीजर ने इन दोनों के साथ एक गठबंधन बनाया, जिसे इतिहास में फर्स्ट ट्रायम्विरेट यानी 3 शक्तियों का संगठन कहा जाता है। तीनों को एक दूसरे की ज़रूरत थी। पोम्पेई को राजनीतिक समर्थन चाहिए था, क्रेसस को सम्मान और सीजर को एक मौका। वो मौका उसे मिला गॉल के रूप में। सीजर को गॉल यानी आज के फ्रांस, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड के क्षेत्र का गवर्नर बनाया गया और इसके साथ मिली उसे अपनी सेना। और उस जमाने में जिसके पास वफादार सेना हो, उसके पास असली ताकत होती थी। सन 58 ईसा पूर्व सीजर गॉल पहुंचा। ये क्षेत्र सेल्टिक ट्राइब्स का घर था, स्वतंत्र, बहादुर और जंगली योद्धा जो किसी के आगे झुकना नहीं जानते थे। अगले 8 सालों में सीजर ने एक के बाद एक अभियान चलाए। उसकी रणनीति सिर्फ युद्ध नहीं थी। वो कभी समझौता करता, कभी दबाव बनाता, कभी ट्राइब को आपस में लड़वाता। वो एक साथ जनरल भी था, राजनायक भी और लेखक भी। हाँ, लेखक भी। इन्हीं अभियानों के दौरान उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, कॉमेंट्राई डे बेलो गैलिको, जिसमें उसने खुद अपने युद्धों का वर्णन किया है। यह पुस्तक आज भी लैटिन साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। पर इन 8 सालों की सबसे निर्णायक लड़ाई थी सन 52 ईसा पूर्व की अलेसिया की लड़ाई। गॉल के सबसे शक्तिशाली नेता वार्सिगेटोरिस ने सभी सेल्टिक ट्राइब्स को एकजुट कर लिया।
और सीजर को अलेसिया नगर के पास घेर लिया। बाहर से एक विशाल सेना मदद के लिए आ रही थी। सीजर दोनों तरफ से घिरा हुआ था। उसने एक असाधारण निर्णय लिया। उसने अपनी सेना से शहर के चारों ओर 2 मोर्चे बनाए, एक अंदर के शत्रु को रोकने के लिए, दूसरा बाहर से आने वाली सेना को। हफ्तों इस घेराबंदी के बाद वर्सिगेटोरिस ने आत्मसमर्पण कर दिया। गौल का प्रतिरोध टूट गया। 8 सालों में 300 अधिक ट्राइब्स पराजित हो चुकी थी। पूरा गौल रोमन साम्राज्य का हिस्सा बन गया था और रोम में बैठे सीनेटर सोचने लगे थे, ये आदमी बहुत ताकतवर हो गया है। गौल में सीजर की बढ़ती ताकत को देखकर रोम के सीनेट ने आदेश दिया, सेना छोड़ो और अकेले रोम वापस आओ। ये एक चाल थी। बिना सेना के आने का मतलब था खुद को शत्रुओं के हाथ सौंप देना। सीजर उत्तरी इटली में रूबिकॉन नदी के किनारे खड़ा था। ये एक साधारण सी छोटी नदी थी, लेकिन इसका बड़ा राजनीतिक अर्थ था। ये रोमन साम्राज्य की सीमा थी और रोमन कानून के अनुसार कोई भी जनरल अपनी सेना को इस नदी से पार नहीं ले जा सकता था। ऐसा करना सीधे युद्ध की घोषणा थी। सन 49 ईसा पूर्व की उस रात सीजर के सामने 2 रास्ते थे, या तो सेना छोड़कर रोम जाओ और शायद मारे जाओ, या नदी पार करो और गृह युद्ध शुरू कर दो। उसने नदी पार की और कहा, पासा फेंका जा चुका है। ये वाक्य आज भी दुनिया भर की भाषाओं में जीवित है। जब कोई अपरिवर्तनीय निर्णय लिया जाए तो कहते हैं पासा फेंका जा चुका है। सीजर की सेना तेजी से दक्षिण की ओर बढ़ी। पोम्पेई, जो कभी उसका मित्र था और अब उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी बन चुका था, रोम छोड़कर भाग गया। सीजर बिना किसी बड़े युद्ध के रोम में घुस गया। फिर दोनों की आखिरी भिड़ंत हुई सन 48 ईसा पूर्व में फार्सलस के मैदान में। पोम्पेई की सेना बड़ी थी, लेकिन सीजर की रणनीति बेहतर। पोम्पेई हार गया। वो भागकर मिस्र पहुंचा, जहां उसे धोखे से मार दिया गया। जब सीजर को उसका सिर लाकर दिया गया तो वो रो पड़ा। गृह युद्ध में विजय के बाद सीजर अब रोम का सर्वोच्च शासक था। उसे डिक्टेटर परपेचुओ यानी स्थायी तानाशाह घोषित किया गया। उसने कई महत्वपूर्ण सुधार किए, गरीबों को भूमि दी, रोमन नागरिकता का दायरा बढ़ाया और सबसे बड़ी देन जूलियन कैलेंडर बनाया, 365 दिनों का वर्ष, जो आधुनिक कैलेंडर का आधार बना। लेकिन सीनेट के पुराने सदस्यों की नज़र में वो एक खतरा था। उनका डर था कि अगर सीजर राजा बन गया तो रोम का गणतंत्र समाप्त हो जाएगा, और वो डर धीरे धीरे एक साजिश में बदल रहा था। साजिश के 2 मुख्य चेहरे थे, कैसियस और ब्रूटस। कैसियस एक कटु और महत्वाकांक्षी सीनेटर था, जो सीजर की सफलता को सहन नहीं कर सकता था, लेकिन अकेले वो कुछ नहीं कर सकता था। उसे चाहिए था ब्रूटस, सीजर का वो मित्र जिसे सीजर पुत्र की तरह प्यार करता था। कैसियस ने ब्रूटस को समझाया, रोम एक गणतंत्र है और एक गणतंत्र में किसी एक व्यक्ति की तानाशाही नहीं चलनी चाहिए। रोम की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है। ब्रूटस एक आदर्शवादी इंसान था। उसके मन में द्वंद्व था, एक तरफ उसका प्रिय मित्र सीजर, दूसरी तरफ उसकी मातृभूमि रोम। आखिर उसने रोम को चुना। 15 मार्च सन 44 ईसा पूर्व, आइड्स ऑफ मार्च। उस सुबह सीजर सेनेट जाने की तैयारी कर रहा था। रास्ते में एक ज्योतिषी से उसकी भेंट हुई। उसी ने पहले चेतावनी दी थी कि इड्स ऑफ मार्च से सावधान रहे। सीजर ने हंसते हुए कहा, देखो वो दिन आ गया और मैं यहाँ हूँ। ज्योतिषी ने शांत होकर जवाब दिया, आया जरूर है पर अभी बीता नहीं। सेनेट में घुसते ही एक षड्यंत्रकारी उसके आसपास घिर गए। एक व्यक्ति उसके सामने आया जैसे कोई याचिका लेकर आया हो। ये एक बहाना था और तभी पहला वार हुआ। सीजर ने प्रतिरोध किया, लेकिन चारों तरफ से वार हो रहे थे। दूसरा, तीसरा, चौथा, कुल 23 वार हुआ। वो लड़ता रहा, अपने खून में लिपटा हुआ, और फिर उसने एक चेहरा देखा, ब्रूटस। उसके हाथ में भी चाकू था। सीजर की आंखें भर आई। उसने लड़ना छोड़ दिया और गिर पड़ा। उसके अंतिम शब्द क्या थे, इस पर इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन शेक्सपियर ने उसके नाटक में जो लिखा वो अमर हो गया, ई टू ब्रूटे, और तुम भी ब्रूटस। सीजर की हत्या के बाद षड्यंत्रकारियों को लगा था कि रोम का गणतंत्र बच जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। सीजर की मृत्यु ने रोम में ऐसा राजनीतिक तूफान मचाया जिसके बाद कभी वापसी नहीं हुई। उसके दत्तक पुत्र ऑगस्टस ने अंततः रोमन साम्राज्य की नींव रखी और गणतंत्र हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन सीजर की विरासत उससे कहीं बड़ी है। उसके नाम से सीजर शब्द रोमन सम्राटों की उपाधि बना। जर्मन में काइजर, रूसी में जार, दोनों इसी नाम से आए। उसका जूलियन कैलेंडर आज के गोरगेरियन कैलेंडर का आधार है, और उसकी अपनी लिखी पुस्तक कमेंट्राई डे बेलो गैलिको
आज भी दुनिया भर में पढ़ी जाती है। एक आदमी जो एक साधारण मोहल्ले में पैदा हुआ, जो एक डिक्टेटर से डरकर भागा, जो सालों जंगलों में लड़ा, जिसने एक नदी पार करके इतिहास बदल दिया और जो अंत में उसी के सबसे करीबी दोस्त के हाथों मारा गया। जूलियस सीजर की कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, यह शक्ति की कहानी है, विश्वास की कहानी है और इस सच्चाई की कहानी है कि महानता का रास्ता कभी आसान नहीं होता। अगर इस कहानी ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते हम ऐसे ही किसी ऐतिहासिक शख्सियत की पूरी जीवन यात्रा लेकर आते हैं। अगला वीडियो किस पर हो कमेंट में बताइए। धन्यवाद।